हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। होप से सब अच्छे होंगे। तो देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन। वेक्टर x इक्वल टू 1 0 1 y इक्वल टू -4 a 4 z इक्वल टू a -1 -a आर लीनियरली डिपेंडेंट इन आर क्यूब। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे आर क्यूब में इफ a इक्वल टू इनमें हमें वैल्यू बतानी कि a की वैल्यू ऐसी क्या रखें हम कि ये तीनों वेक्टर में मेरे क्या हो जाए, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए। लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए हमें पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो इन तीनों को मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे और उसका डिटरमिनेंट 0 होगा लीनियरली डिपेंडेंट। एलटी की तो ये कंडीशन है ना वेक्टर्स की। 1 0 1 पहला लिख दिया, फिर दूसरा लिख दिया -4 a 4 लिख दिया मैंने, फिर नेक्स्ट हो जाएगा a -1 -a। ठीक है, अब सिंपली क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो देखिएगा इसमें क्या रहेगा, इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा अपना -a² + 4। ठीक है, ये अब सेकंड वाला तो करना ही नहीं, चाहे कुछ भी है, जीरो ही है इसको तो, क्योंकि एक्सपेंड कर रहे हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग, फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग। अब बीच में तो जीरो, ये तो जीरो ही रहेगा, इसको तो देखना ही नहीं। नेक्स्ट 1 × हो जाएगा 4 - a² हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 0। तो सिंपली इनको सोल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2a² इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, a इक्वल टू +-2, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द +-2 बोथ। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि देखिए, इफ टी यू से वी पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है देन कर्नल ऑफ टी इज सबस्पेस ऑफ, ये किसका सबस्पेस होगा। तो हमें गाइज ये पता है, जब हमें ये दे रखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन टी है यू से वी पे, ठीक है, जो कर्नल ऑफ ये कह रहा है देन कर्नल टी क्या होगा, किसका होगा। तो अपने डायरेक्ट रिजल्ट होता है, जो कर्नल टी होता है ना, वो तो होता है अपने किसका सबस्पेस होता है, सीधी सी बात है, देन कर्नल टी इज सबस्पेस ऑफ, सीधी सी बात है, जो डोमेन है ना उसका सबस्पेस होता है, कर्नल टी इज सबस्पेस ऑफ। ये अपना होता है, ये रिजल्ट हम कर चुके हैं। कर्नल टी इज सबस्पेस ऑफ यू, जो डोमेन में हमारा वेक्टर स्पेस होता है। और अगर मैं बात करूं, ये तो कर्नल टी हो गया, और जो रैंक टी बोल देते हैं या उसको बोलते हैं, तो वो हमारा सबस्पेस होता है, इसका जो कोड डोमेन में होता है। ठीक है, तो देखिए गाइज, टी यू से वी पे जा रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन कर्नल टी सबस्पेस ऑफ किसका होगा, यू इंटरसेक्शन वी यू बाई वी। तो कौन सा ऑप्शन होगा गाइज, बी ऑप्शन। तो गाइज ये ध्यान देना है कि नलिटी या कर्नल टी वो सबस्पेस होता है यू का, रैंक है और रेंज स्पेस है, रैंक या रेंज स्पेस बोल देते हैं, वो सबस्पेस होता है अपना किसका, कोड डोमेन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, इफ टी v2 r से v3 r पे जा रही है, इधर तो दो डायमेंशन है वेक्टर स्पेस की, इधर तीन है, डिफाइंड बाय टी ऑफ ए बी a + b a - b b, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमें नलिटी बतानी, तो नलिटी बताने के लिए सिंपल सा एक मैं तरीका बताऊं, जो हमें टी ऑफ ए बी दे रखा है, तो उसको मैं अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लूं, कैसे कि जैसे इसने दे रखा है टी ऑफ ए बी क्या देखा है, पहले तो दे रखा है a + b, फिर a - b, और थर्ड क्या ये दे रखा है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट रो में लिख दूंगी, सॉरी, इनके मैं एलिमेंट क्या लिखूंगी, इनके मैं कोफिशिएंट ही लिख देती हूँ एक तरीके से। तो जो a + b है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 1। दूसरे का कोफिशिएंट a - b है, दूसरा पहला एलिमेंट पहली रो में, दूसरा एलिमेंट दूसरी रो में। दूसरा एलिमेंट क्या है मेरा, 1 -1 हो गया। तीसरे में क्या है, सिर्फ b है, a 0 हो गया, तो ये 1 हो गया। तो गाइज हमें ये पता है कि मान लिया जैसे ये 2 रोज है अपने, सॉरी 3 रोज है और 2 कॉलम है। ठीक है, तो 2 रोज है और 3, तो जो रैंक क्या होगा, मैक्सिमम कितना रैंक हो जाएगा मेरा, 2 ही रैंक होगा यहाँ से, अगर मैं रैंक निकालना चाहूँ। तो अगर मैं इसको इस तरीके से करके भी देखूं कि चाहे हम यहाँ पे कुछ भी कर लें, तो हमारे जैसे मान लिया मैंने या ऑपरेशन अप्लाई करूँ यहाँ पे, जब इसमें मतलब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि रो कॉलम का कोई भी ऑपरेशन, तो इस तरीके से जो मेरी मैट्रिक्स है वो आ जाएगी मेरी 1 1 2 0 1 0। तो अभी क्या हो गया, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे 2 रोज इक्वल हो जाएंगी। तो फिर यहाँ से अगर मैं बात करूँ 2 0, ये तो 0 0 रहेगा, तो रैंक कितना आ गया एग्जैक्टली, रैंक ऑफ टी एग्जैक्टली कितना आ गया, 2 आ गया। तो रैंक ऑफ टी 2 आ गया। अब देखिए हमें मेरे को पता है कि जो डायमेंशन ऑफ वी होता है वेक्टर स्पेस, तो यहाँ पे v2 है, और जो वेक्टर स्पेस लेते हुए कौन सा जो डोमेन की तरफ होता है वही होता है, तो v2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू
रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, वही निकालना में। डायमेंशन ऑफ टू दो हो गई, क्योंकि इसकी डायमेंशन V2 की 2 है ना, तो फिर क्या हो, रैंक कितना आ गया मेरा, 2 आ गया। तो नलिटी कितनी होगी, नलिटी कितनी होगी यहाँ से, नलिटी ऑफ टी इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें कुछ नहीं करना, अगर आपको इस तरीके की रैंक नलिटी दे रखी और आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी, फटाक से मैट्रिक्स बनाओ, रैंक निकालो, रैंक निकालते ही कर दो काम उनका। ठीक है, नेक्स्ट गाइस देखिए, इसने क्या कहा कि वी देखा v इक्वल टू आर क्यूब, डब्ल्यू इक्वल टू A00 बिलोंग टू आर क्यूब है, देन डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस v बाई डब्ल्यू। अब डायमेंशन ऑफ हमें निकालनी है, देखिए क्लियर होनी चाहिए चीजें। डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w, ये होना चाहिए। अब डायमेंशन ऑफ v तो मेरे को पता है, 3 दे रखी है। डायमेंशन ऑफ v कितनी, 3, क्योंकि आर क्यूब की बात हो रही है, 3 हो गया। अब मेरे को w की डायमेंशन निकालनी, तो w की डायमेंशन निकालने के लिए गाइज हमें ये पता है, इसने w क्या दे रखा है, A00। ठीक है, तो फिर हमने इससे अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं, तो या तो आप इसको सीधा ही कर दो, फिर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट है फर्स्ट रो बना दी, दूसरे एलिमेंट से दूसरी रो बना दी, तीसरे एलिमेंट से तीसरी रो बना दी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डायमेंशन की, तो डायमेंशन कितनी होगी, एक ही एलिमेंट है, जो एक ही एलिमेंट नॉन जीरो, बाकी रो तो जीरो ही है, तो क्या हो गया, एक ही एलिमेंट हो गया ना अपने यहाँ पे। तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू कितनी होगी मेरे पास, 1 हो गई। तो v बाई डब्ल्यू की डायमेंशन इसकी 3 होती है, इसकी 1 होती है, तो कितनी होगी, 2 आ गया आंसर। तो आपको यहाँ भी मैट्रिक्स ये भी बनाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आप ये देख लो कि दो अदर एलिमेंट है वो तो मेरे क्या है, जीरो ही आ रहे हैं। तो फिर सिर्फ एक ही एलिमेंट बच रहा है जो नॉन जीरो दे रखा है हमें, तो नॉन जीरो एलिमेंट है, तो फिर क्या हो जाएगा इसकी डायमेंशन, एक ही नॉन जीरो एलिमेंट है तो एक ही हो जाएगी इसकी डायमेंशन। तो आंसर कितना आ गया गाइस, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा हमें, इसने कहा है कि इफ W इज ए सबस्पेस ऑफ R की पावर 4 स्पेंड बाय 101100101 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन W, W में क्या होगा। अब ये कह रहा है कि इनके द्वारा स्पेंड किया गया है, इनके द्वारा स्पेंड किया गया है कोई वेक्टर। तो सबसे पहले तो मैं यही लिख लेती हूँ कि जो जिनसे स्पेंड किया गया है, अगर मैं इसको U1 नाम दूँ, कौन सा, 10 माइनस 10। ठीक है, दूसरा U2 कौन सा है, 0101। ठीक है, अब ये कह रहा है कि डब्ल्यू सबस्पेस जो बन रहा है ना, इन दोनों के स्पेनिंग सेट से बन रहा है। तो मैं कोई रिलेशन निकालूंगी और फिर इनमें से देखते हैं क्या। तो ऐसा ही होता है कि ये जब कह रहा है, इसने बोला है कि इज दिस सबस्पेस स्पेन बाई, तो अब हमें भी पता है कि जो अगर मैं डब्ल्यू देखिए मैं बिल्कुल तरीके से लिखते हैं हम, डब्ल्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 10 और दूसरा एलिमेंट मेरा क्या है, 0101। ठीक है, अब इसका स्पेनिंग सेट, तो इसका स्पेनिंग सेट अगर मैं ऐसे ही लिख दूं कि LS से डिनोट करते हो तो स्पेनिंग सेट, तो अगर मैं इसका स्पेन देखूं, इसका अगर मैं स्पेन देखूं तो क्या होता है, ऐसे ही होता है ना कि स्पेनिंग, मान लिया इन दोनों का, ये कह रहे हैं इन दोनों के लिए इनको स्पेनिंग सेट में लिखना है, तो इसको मैं अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको बीटा से कर दूं, दोनों को सम कर दूं, वो मेरा क्या हो जाएगा, स्पेनिंग सेट। ऐसे ही तो बनाते हैं स्पेनिंग सेट, कि कोई एलिमेंट है उसको स्पेनिंग सेट तब बोलेंगे अगर वो दिए गए वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के सम में लिख दिया जाए। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू 10 माइनस 10 ले लिया मैंने, प्लस बीटा इक्वल टू 0101 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें इंडिविजुअल उठा लेते हैं, प्लस है तो जो फर्स्ट उठाएंगे फिर सेकंड देखिए, पहले का तो अल्फा की 1 से मल्टीप्लाई किया अल्फा, दूसरे का 0 आ गया, फिर 0 हो गया इधर, ये बीटा आ गया, फिर नेक्स्ट इधर तो 0 है, इधर क्या माइनस अल्फा आ गया। मैं गाइस देखिए कुछ नहीं कर रही, बीच में तो प्लस का साइन है, और मैं क्या कर रही हूँ कि पहला टप्पल उठा रही हूँ, पहले के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसका भी पहले के साथ फिर ऐड, दोनों को ऐड, फिर दूसरा टप्पल उठा रही हूँ, इसका दूसरा फिर ऐड, ऐसे फिर नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, अब ये देखना गाइज, अब मेरे को क्या है कि अब हमारे पास इस तरीके के आ गए, लेकिन इसमें तो 1 2 3 4 ऐसे देगा। तो देखिए गाइज हमें क्या करना है, हमें ये देखना है पहला पहला और दूसरा एलिमेंट, पहले पहला एलिमेंट आएगा फिर दूसरा आएगा। ठीक है, दोनों डिस्टिंक्ट हो गए। फिर थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा, पहले का माइनस, और चौथे पोजीशन पे बी सेम। देखिए अब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूं, पहला और दूसरा एलिमेंट आ गया, लेकिन तीसरे पे क्या होना चाहिए, पहले का माइनस, गलत हो गए। अब दूसरा देखिए, पहला हो गया दूसरा हो गया, तीसरी पोजीशन पे क्या होगा, पहले का माइनस, और चौथी पोजीशन पे एज इट इज, ये बिल्कुल ये स्ट्रक्चर बना रहा है। तो अगर मैं देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहला क्या हो जाएगा 1 2,
और तीसरे पे क्या हो जाएगा, पहले का माइनस, और फिर चौथे पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बस आपको ये बताना चाहिए कि लीनियर स्पैन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, कंसीडर 4 सेट ऑफ वेक्टर्स ए बी सी डी इन 3 in 3 out of these set of vector one set is linearly dependent in 3 identify the dependent set। अब देखिए गाइस, अगर मैं सीधी सी बात करूं आपको, हमें ये देखा 4 वेक्टर बोल रहे हैं, ए बी सी डी वेक्टर हैं, लेकिन ऐसे ही इसका कहने का मतलब ये कि वेक्टर का सेट तो 4 का दे रखा है, लेकिन हमारे पास क्या है कि जो अगर मैं वेक्टर स्पेस की बात करूं उसकी डायमेंशन 3 ही है एक तरीके से। तो ये कह रहा है आउट ऑफ दीज वेक्टर वन सेट इन लीनियरली डिपेंडेंट इज 3, इनमें से 3 लीनियरली डिपेंडेंट कौन सा हो। लीनियरली डिपेंडेंट तो गाइज मैंने बताया है आपको, अगर हम मान ले कोई भी 3 वेक्टर ले, उनका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है, 3 वेक्टर का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो एलडी हो जाएगा मेरा, ठीक है, वो तो होता ही है। लेकिन अगर मैं पहले ऑप्शंस पे भी ध्यान दे लूँ तो जो फर्स्ट वेक्टर है, अभी करें इन 3, ये चार चार के तो सेट है, ये बी सी डी 4 तो वेक्टर के सेट, और हर एक में 3 3 एलिमेंट है, हर एक में 3 3 एलिमेंट का सेट है। ऐसे दे रखा है कि जैसे ए दे रखा है तो उसमें 3 एलिमेंट का सेट, 3 वेक्टर का सेट है, बी दे रखा है उसमें 3 वेक्टर का सेट, सी दे रखा 3 वेक्टर का सेट, डी दे रखा 3 वेक्टर का सेट। अब ये देखना है इन चारों में से कौन सा एलडी है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा क्या बन रहा है, अगर मैं इसकी मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना चाहूँ तो ये तो 1 1 फिर 1 1 0 फिर 1 0 0 ये बन रहा है मेरा। ये तो कभी भी मेरे, ये तो इकोलन फॉर्म होगी, रो इकोलन फॉर्म होगी, ये तो मेरा कभी भी 0 नहीं बनेगा, तो ये तो एल डी नहीं है, तो फर्स्ट कट। दूसरे की अगर मैं बात करूँ, दूसरा देखा 1 1 3 बी ऑप्शन, ये फिर 0 2 1 और थर्ड 0 0, अब ये दे रखा है मेरे को। अब देखिए गाइज, आपको बना बनाया मिल रहा है, ये तो एल डी हो जाएगा मेरा, क्यों, क्योंकि जैसे ही इस मैट्रिक्स की एक रो 0 हो रही, मेरी एक रो 0 हो रही है, तो जब हमें ये पता है कि जैसे एक रो 0 हो जाती है तो इसका डिटर्मिनेंट है ना, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एलडी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो मैंने वैसे तरीका बताया कि इनका क्या, आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो और उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। लेकिन जब मेरे पास जब ये आगे वाला खुद ही दे रहा है हमें सॉल्यूशन कि एक एक जैसे ही आपको, लेकिन ये चीज देखनी है, जैसे ही आपको एक मान लिया एक वेक्टर पूरा 0 मिल रहा है तो पूरा डिटर्मिनेंट 0 होगा, डिटर्मिनेंट 0 होते ही बात बन गई मेरी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्या दे रखा है इसने, इसने दिया है कि कंसीडर ए नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ 5 लीनियर इक्वेशन इन इन 4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल हैं और 5 लीनियर इक्वेशन है, सच दैट देयर इज एट लीस्ट 1 वेरिएबल विद ए नॉन जीरो कोफिशिएंट इन ईच इक्वेशन। हर एक इक्वेशन में कह रहा है कि कम से कम एक वेरिएबल नॉन जीरो होना चाहिए। देन पॉसिबल स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट रैंक ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो देखिएगा, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो यही है कि ऐसे होता है, ए एक्स इक्वल टू बी है, ये नॉन होमोजेनियस की इक्वेशन होगी, तो ए ऑगमेंटेड बी ये मैट्रिक्स होगी, मेरे को यही निकालनी है। देखिए, तो देखिएगा जिसने ये कहा है कि एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम होगी, 5 लीनियर इक्वेशन है, 4 वेरिएबल, तो जो मेरी जो मैट्रिक्स होगी, ए जो मैट्रिक्स होगी तो मेरी 5 क्रॉस 4 की होगी, ठीक है, जिसमें 5 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे, ठीक है। अब देखिए, तो इसका जो रैंक की अगर मैं बात करूं, रैंक की बात करूं कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 हो सकता है इसका रैंक। तो फिर अब मेरे को पता है, जैसे मैंने रैंक इसका 4 हो सकता है, फिर मैंने ए ऑगमेंटेड भी मैट्रिक्स बना ली, ये इस तरीके की मैट्रिक्स होगी, नॉन होमोजेनियस दे रखा है। तो मेरे को पता है कि जब मेरा रैंक ए का मैक्सिमम 4 हो रहा है, तो जब मैं ए ऑगमेंटेड बी लिखूंगी तो इसका रैंक भी मैक्सिमम 4 ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि एक मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, मिनिमम होता है। तो मेरे को पता है कि अगर मैं कुछ मान लिया कुछ वेक्टर ऐड करूंगी, मान लिया मैंने कुछ वेक्टर ऐड भी किए, इसमें कुछ और जोड़ दिए मैंने, तो भी मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 4 तक ही रैंक रहेगा। तो लार्जेस्ट कौन से ऑप्शन, एक तो बी ऑप्शन, एक सी ऑप्शन है, मुझे स्मॉलेस्ट भी देखना है। अब इसने क्या कहा है कि हमें यही तरीका देखना है, इसने स्मॉलेस्ट क्या कहा, इसने कहा कि सच दैट देयर इज एटलीस्ट 1 वेरिएबल विद ए नॉन जीरो कोफिशिएंट इन ईच इक्वेशन, हर एक इक्वेशन इन ईच इक्वेशन कह रहा है, ठीक है। तो देन पॉसिबल स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट रैंक। अब एक चीज और है मेरे पास, क्या कि अगर मैं ये बात कहूँ, क्या मैं यहाँ से ऐसे बोल सकती हूँ कि ए क्या अपनी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ए क्या अपनी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ए अगर अपनी नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो इसका कम से कम रैंक इसका क्या होगा, एटलीस्ट 1 तो होगा ही,
देखिए गाइस, जब मैंने क्या कहा है, इसने जैसे मैं इसने ये कहा है कि सच दैट देयर इज एटलीस्ट वन वेरिएबल विद ए नॉन जीरो कोफिशिएंट इन इक्वेशन। हर एक इक्वेशन में कम से कम एक कोफिशिएंट का वेरिएबल क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो अगर ये वाली कंडीशन है तो ए का रैंक ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकता है, और ए ऑगमेंटेड बी अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना देती हूँ ए और बी का, तो 4 से ज्यादा इसका रैंक नहीं होगा। मैक्सिमम तो मिल गया मेरे को। अब इसने जब मेरे को ये दे रखा है एक्स इक्वल टू बी, जब मेरे को नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दे रखा है, जब मेरे को नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दे रखा है इसने, तो ए तो जीरो होने से रहा। ए जीरो मैट्रिक्स थोड़े ना होगी, क्योंकि अगर ए जीरो मैट्रिक्स होगी तो फिर तो ये बी जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तो नॉन होमोजीनियस का केस होगा ही नहीं। ये मेरे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दे रखी है, तो फिर ये मेरा क्या हो जाएगा, केस होगा नहीं। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए नॉन जीरो होना ही पड़ेगा। कम से कम एक तो रैंक होगा ही इसका, तो क्या हो जाएगा, कम से कम एक रैंक होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरा। स्मॉलेस्ट रैंक के 1 है और लार्जेस्ट 4 है। ठीक है, मेरे को ये लग रहा है कि इसका क्वेश्चन शायद गलत दिया हुआ है, इसमें कहीं ए ऑप्शन ना दे रखा हो, इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा अपन को। इसने कहा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन टी 2 से 2 फर्स्ट रिफ्लेक्ट पॉइंट थ्रू द वर्टिकल एक्सिस। ये कह रहा है कि सबसे पहले तो एक्स टू एक्सिस के वर्टिकल एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट करता है, एंड देन रिफ्लेक्ट पॉइंट थ्रू द लाइन एक्स टू इक्वल टू एक्स वन, देन स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ टी। तो देखिए गाइज ये क्या दे रखा है इसने, ये मेरे को ये दे रखा है। ठीक है, ये x1 है, ये x2 है, ये वर्टिकल लाइन दे रखा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये कर रहा है। तो यहाँ पे जो x1 के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो तो कहते हैं 1 0। अगर मैं x2 की बात करूँ यहाँ पे कहते हैं 0 1। तो अब इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग अगर इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग अगर ये इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग अगर ये मेरे को मिल रहा है, तो इधर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -1 0। ठीक है, इधर आके ये वाले बन गए मेरे पास। तो इस तरीके का होता है। अब ये कह रहा है कि इसका इधर रिफ्लेक्शन है, तो हमारा क्या होता है, अपना डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है कि अगर मैं बात करूं कि एक्स टू एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग मेरा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन है। एक्स टू एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग अगर रिफ्लेक्शन है, तो जो मैट्रिक्स होती है मेरी वो होती है -1 0 0 1। ठीक है, अगर मान लिया x1 के कोरस्पॉन्डिंग होता तो फिर वो x1 जिसके कोरस्पॉन्डिंग हो रहा है ना, जिसके कोरस्पॉन्डिंग हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम इसका रिफ्लेक्शन होता है। ये हमारा डायरेक्ट रिजल्ट होता है यहाँ से। ठीक है, अगर वाई एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग हो रहा है। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस की x2 क्या, वाई एक्सिस तो वर्टिकल लाइन, और अगर बोल देते कि एक्स एक्सिस की कोरस्पॉन्डिंग, तो ये प्लस रहता है, ये माइनस होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसने बोला है कि हमें ये बताना है कि रिफ्लेक्शन जो हमें बताना है, इसने कहा है कि रिफ्लेक्शन थ्रू x2 इक्वल टू x1। तो एक तरीके से ये कह रहा है इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग मुझे रिफ्लेक्शन बताना है, इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग मेरे को रिफ्लेक्शन बताना है। तो देखिए गाइस कैसे होगा। तो देखिए गाइस इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पे है, अगर मैं x2 इक्वल टू x1 के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं कर रही हूँ रिफ्लेक्शन, तो ये वाला इस एक्सिस के, तो ये इधर सिमेट्री हो गई। तो जो ये 0 1 पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 -1 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला -1 0, ये इधर 1 0 वाला। ठीक है, ये इधर मतलब क्या है कि जो इधर वाला पोर्शन है ना, तो इधर आ जाएगा, तो इधर ही ऐसे ही आएंगे हमारे। तो अगर मैं इसकी बात करूँ सिंपल लैंग्वेज में, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, तो जो मैट्रिक्स जो आएगी मेरी निकल के, जो मैट्रिक्स जो निकल के आएगी बाद में, इसको मैं नाम दे देती हूँ। ये मैंने टी डैश मान लिया, जो x2 के कोरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन था, तो ये टी माना मैंने। तो जो मैट्रिक्स बनेगी, तो देखिए क्या बनेगी यहाँ पे जो होगी अपनी मैट्रिक्स, वो क्या हो जाएगी। तो देखिए गाइस, अगर हम मेरे को इसमें रिफ्लेक्शन लेना है इस एक्सिस के अबाउट, तो देखिए इस एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना, तो मैं उठाऊं यहाँ पे कि जो हुए हैं, ये वाली जो रिफ्लेक्ट होके हुई मेरी ये बन गई। ठीक है, और ये वाली जो अगर मैं तरीके से बात करूँ, ये वाली रिफ्लेक्ट होके मेरी ये बन गई। तो अगर मैं इसको करना चाहूँ, तो इसको करने का ना सबसे ईजी वे तो क्या है, सबसे ईजी वे ये होता है कि अगर मान लिया सिंपली आपको दे रखा है कि y इक्वल टू एक्स एक्सिस के अलोंग मेरे को रिफ्लेक्शन लेना है, तो मैट्रिक्स होती है मेरी 0 1 1 0। ठीक है, ये वाली होती है अगर सिंपली हमें उठाना होता है। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमारे जो अभी जो ट्विस्ट आया वो क्या हुआ है, पहले तो मेरे को इस एक्सिस के अबाउट करना है, मेरे को इस एक्सिस के अबाउट करना है मेरे को। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो वो हो जाएगा मेरा। ठीक है, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे आने के बाद मेरे को करना है x2 इक्वल टू x1, इसके कोरस्पॉन्डिंग करना है। तो अब मेरे को जो एलिमेंट उठाने पड़ेंगे, तो देखिए कैसे होगा। तो जैसे ऐसे होता है इसमें
कि यहाँ पे फर्स्ट x का कोऑर्डिनेट फिर y का, फिर इधर फिर x का कोऑर्डिनेट फिर y का, ठीक है। तो अगर मैं ये उठा रही हूँ ये वाला, तो x का कोऑर्डिनेट कितना है 0 और y का कोऑर्डिनेट कितना है -1। नेक्स्ट मैंने फिर उठाया ये वाला, हो गया अपना दूसरा वाला पार्ट कि x का कोऑर्डिनेट कितना है 1 है और y का कोऑर्डिनेट कितना है 1 है। ये मेरी बन गई रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। कौन सी होगी, कौन सा ऑप्शन है गाइस, देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या, हाँ सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये देखिए इसमें माइनस की, वैसे तो अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट मेरे को इस एक्सिस के अबाउट अगर मेरे को क्या करना है, रोटेशन करना है, इस एक्सिस के अबाउट अगर सॉरी इस एक्सिस के अबाउट अगर मेरे को रिफ्लेक्शन करना है तो सिंपली मेरा क्या हो जाएगा 0 1 1 0, ठीक है। और अगर एक और बात है अगर, लेकिन बात यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि पहले मेरे को इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट किया मैंने, फिर वर्टिकल एक्सिस से मैं फिर यहाँ आई, ठीक है। तो ये वाला मेरे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक गाइस इसका दूसरा मेथड और भी है। तो देखिए गाइस ये बट ये इजी मेथड, इसका इजी मेथड देखिए, बिल्कुल रिफ्लेक्शन का मतलब यही है कि जो देर का है ना, एक तरीके से बीच में मिरर लगा हुआ है, इसको उठा के मैंने इधर रखा है इसकी इमेज, तो बस इसकी इमेज इधर रखी तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से कि इधर एक्स नेगेटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा, उसके हिसाब से हम इसमें कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो बस वही है, जब मैंने x2 के कोरस्पोंडिंग लिया था तो हम जो ले रहे थे हमें ये पता है कि इधर इधर की इमेज इधर आ गई, तो जो फर्स्ट है यहाँ पे जो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन में मेरा आया है यहाँ से, तो फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट कॉलम बना रहा है वो तो ये बना रहा है ये वाला, और जो सेकंड कॉलम बना रहा है वो एज इट इज वाई ये वाला हो गया मेरा, ठीक है, कि ये 0 और वाई वाला। तो सेकंड में अगर मैं बात करूं, अगर मेरे को निकालना है कि ये रिफ्लेक्शन, फिर इसके बाद x2 इक्वल टू x1 के कोरस्पोंडिंग रिफ्लेक्शन निकालना है मेरे को, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, जो इधर वाला इधर आएंगे जो इनके रिफ्लेक्शन होंगे, तो इसका तो ये हो गया मेरा और इसका मेरा यही हो गया वापस से, ठीक है। तो अब देखिए, तो मेरे कहने का मतलब ये वाला मैंने उठाया तो ये क्या हो जाएगा, x का 0 हो गया और इसका y का -1 हो गया, और सेम एज इट इज क्या हो जाएगा, दूसरे कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो ये वाला हो गया मेरा, क्योंकि यहाँ से ये वाली वैल्यू आई तो 1 और 0 हो गया, ठीक है गाइस। तो सिंपल हम इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट गाइज 9 क्वेश्चन। तो इसमें देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसने ये बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेट इज ए बेसिस ऑफ आर क्यूब। बेसिस के लिए अगर मान लिया आपको बेसिस दे रखा है, अगर आपको बेसिस दे रखा है विच इम्प्लाइज लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है, विच इम्प्लाइड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स नॉन जीरो। तो अब देख लेते हैं जो कौन कौन सी मैट्रिक्स है जो हमारी क्या बात बन रही है। अगर मैं पहली की बात करूं, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, ये तो ये 1 0 0 1 2 0 1 2 3, तो ये तो इस तरीके से नहीं बन गया। अगर मैं 1 0 0 1 2 0 1 2 3, तो ये तो कभी ये तो क्या हो जाएगा, एल आई होगा मेरा, होगा क्या मेरे एल आई, तो ये तो मेरा एल आई हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगी एक तरीके से रो इक्वलन फॉर्म बन गई मेरी। तो मेरा कौन सा ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ही ऑप्शन आ गया मेरा। बाकी तो अगर मैं करूँ ना, अगर देखिए अगर मैं ऐसे होके दिमाग में ऐसे कैसे दूसरे ऑप्शन भी चेक नहीं किए हमने, तो दूसरे ऑप्शन चेक करने का अगर मैं ऑप्शन भी लूँ तो 1 2 0 12 24 7 0 0 1, ठीक है, ये वाली होगी। तो अगर यही है इसको अगर मैं फर्स्ट रो को ऐसे करके कि मैं 12 से मल्टीप्लाई करके और फिर दोनों को ऐड करके इस तरीके से करूँ, तो मेरी दो रो इक्वल आ जाती है। दो रो या तो इक्वल आ जाएंगी या मल्टीपल में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0, तो फिर क्या हो जाएगा एल डी। तो इसी तरीके से गाइस सी और डी ऑप्शन भी हम चेक कर सकते हैं। तो लेकिन मेरे को जैसे फर्स्ट ही ऑप्शन में मिल गया, मेरे को पता है कि जैसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक तरीके से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ऊपर वाले तो क्या हो जाएगा 0 हो गए। तो डिटरमिनेंट क्या होगा, जब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो सिर्फ डायगोनल की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑलवेज नॉन जीरो को तो एल आई तो हो जाएंगे मेरे, ठीक है। नेक्स्ट गाइस 10th क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है 10th में, इसने कहा कि लेट टी आर स्क्वायर से आर क्यूब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है। ये कह रखा है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाई देन रैंक ऑफ टी। तो एक तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन कर चुके हम जब उसमें नलिटी निकाल रहे थे। तो अगर मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ तो मैंने क्या ले लिया, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देती हूँ। तो 1 1 1 -1 0 1 ये वाला हो गया। तो फिर गाइज अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने ये भी किया था वहां पे कि 1 1 0 2 और 0 1 इस टाइप से मेरा कुछ आ रहा था, जिसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट आपका आ जाएगा इधर से। अब देखिए
ये जो 2 रो है ये एक दूसरे के मल्टीपल, ये मेरी क्या हो गई 3x2 की मैट्रिक्स होगी। जितने रो होते हैं वो आगे और पीछे जितने कॉलम होते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ 2 रो इक्वल होगी, तो मेरा कहने का मतलब ये तो यही हो गया 0 2, नीचे वाला ये हो गया। तो अगर मैं यहाँ रैंक की बात करूँ, रैंक ऑफ टी एग्जैक्टली कितना हो गया 2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।